वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के प्रथम प्रश्न पत्र के अध्याय संख्या 1 के बारे में। BA 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए यह लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित होगा और यहाँ से क्वेश्चंस भी खूब पूछे जाते हैं। कहा जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की बात करें या फिर अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय अथवा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करें, सारे क्वेश्चंस जो होते हैं चैप्टर संख्या 1 से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम यूनिट नंबर 1 यानी इकाई संख्या 1 के अध्याय संख्या 1 के बारे में यानी कि यूनिट 1 चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनको आप सभी लोग बुला लीजिए कि आ जाए फटाफट से और जुड़ जाएं। क्लास शुरू हो चुकी है। पॉलिटिकल साइंस प्रथम प्रश्न पत्र यानी पेपर संख्या 1 नवीनतम बैच जो है प्रारंभ हो चुके हैं। BA 6 सेमेस्टर के बच्चों के लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित रहेगा। तो पहले चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है मनु के बारे में और मनु के राजनीतिक विचारों के बारे में। क्योंकि जब पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ते तो उसमें आपको जो पहला पेपर है उसमें आपको भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में पढ़ना होता है, यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें आपको एंशियंट थॉट में मनु कौटिल्य के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपको आगे चल करके राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ना होगा, महादेव गोविंद रानाडे के बारे में, या ऐसे जो अगन्ना सुत वगैरह हैं, यानी कि जो प्राचीन विचारक, मध्यकालीन विचारक, आधुनिक विचारक रहे हैं, भारतीय विद्वान रहे जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र को आगे बढ़ाया, उनके बारे में आपको पढ़ना। जैसे आपके सिलेबस में तमाम सारी चीज़ें संकलित हैं, जैसे कि BD सावरकर के बारे में पढ़ना है, गोखले के बारे में पढ़ना है, ठीक है, मोहम्मद इकबाल के बारे में पढ़ना है, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, ठीक है, और आनंद जो है, ऐसे तमाम प्रकार के बंकिम चंद्र चटर्जी हो गए, ऐसे बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फूले, ताराबाई सिंधे, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर और पेरियार वगैरह के बारे में, विवेकानंद जी के बारे में, ठीक है, पंडित रामाबाई के बारे में आपको पढ़ना है, सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ना है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ना। तो ये तमाम प्रकार के विद्वान हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है और इन्हीं के राजनीतिक विचारों के बारे में बेसिकली पढ़ना है। इनके बारे में तो जानना ही है, इन्होंने जो थॉट दिए या जो विचार दिए खास करके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड या ऐसे विचार जो कि राजनीति से संबंधित हैं, उन विचारों को हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले विद्वान हैं आपके मनु, ठीक है, मनु स्मृति आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो मनु ने एक प्रकार से कई सारे विचार दिए हैं, उन्हीं विचारों के बारे में हमको समझना है, खास करके मनु के राजनीतिक विचार। ठीक है, तो आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे मनु के राजनीतिक विचार और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मैं एक एक पॉइंट को समझाते हुए आगे बढ़ूंगा ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो। आपसे अति लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछेगा कि मनु के राजनीतिक विचार बताएं, तो वो भी आप बता सकते हैं, 50 शब्दों में प्रश्न आएगा। लघु उत्तरीय में यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि मनु की राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए या संक्षिप्त वर्णन कीजिए। लघु उत्तरीय का प्रश्न हो गया 8 नंबर का, 7 नंबर का, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न आपका 10 से 15 नंबर का आएगा, उसमें पूछा जाएगा मनु के राजनीतिक विचारों पर विस्तृत वर्णन प्रस्तुत कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो उसके लिए अभी यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 450 शब्द या 300 शब्द या 500 शब्द में आपको लिखना होगा, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। और ऑब्जेक्टिव से तमाम सारे प्रश्न बनेंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव बीच बीच में जो बनेगा उसको भी मैं बताता हुआ चलूँगा, तो बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद में जो है यूनिट नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी हो रही है, जल्द ही वो भी आपके समक्ष आ जाएगा। देखिए, मनु द्वारा रचित ग्रंथ को मनु स्मृति कहा जाता है। ठीक है, प्रायः सभी प्राचीन ग्रंथों में मनु का वर्णन प्राप्त होता है, यानी कि मनु जो हैं इनका हर एक ग्रंथ में आप देखेंगे तो मनु नाम के व्यक्ति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में मनु का नाम विशेष रूप से उल्लिखित है और वहाँ वे पिता के रूप में स्वीकार किए गए हैं। मनु को पिता के रूप में माना गया है। मनु को पहला एक प्रकार से व्यक्ति भी माना गया है, मनु शतरूपा को, ठीक है, शतरूपा पहली स्त्री और मनु पहले जो हैं पुरुष। PB काणे नाम के एक विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि वैदिक संस्कृत साहित्य में मनु का वर्णन कई रूपों में किया गया है। सर्वप्रथम वे मानव जाति के पिता तथा आदि पुरुष के रूप में किए जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं आदम और हव्वा का नाम सुना होगा आपने, मुस्लिम लोग या ईसाई लोग कल्पना करते हैं, तो वो कहते कि हमारे सबसे प्राचीन पुरुष यही हैं जिनसे उत्पत्ति हुई मनुष्यों की। तो ऐसे ही मनु और शतरूपा एक स्त्री हैं और मनु जो है एक पुरुष हैं, इन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है। कहा जाता है कि मनु वगैरह ब्रह्मा के पुत्र थे और इस तरीके से शतरूपा मनु उनसे एक प्रकार से सृष्टि आगे बढ़ी। तो सर्वप्रथम में मानव जाति के पिता हैं कौन, इनका क्या नाम है, मनु, ठीक है। आदि पुरुष और मानव जाति के पिता के रूप में ये जाने जाते थे या जाने जाते हैं।
मनु वैदिक साहित्य ऐसे साहित्य जो वेद काल का साहित्य, खास करके जब वेद वगैरह लिखे जा रहे थे या उसका सृजन चल रहा था वेदों का, एक ऋषि मुनि दूसरे ऋषि मुनि को या जो है अपने शिष्यों को वेद पढ़ाया लिखाया करते थे। तो वैदिक साहित्य में अर्धदैवी सत्ता के रूप में भी मान्य है, यानी कि ये आधे देवी के रूप में, आधी देवी देवताओं के रूप में, या ऐसे व्यक्ति थे मनु जिनके पास एक प्रकार से देवताओं के भी, मतलब देवताओं के समान लोग उनको मानते थे, अर्ध देवता के रूप में, जिन्होंने ईश्वर से नियमों और उपनियमों को प्राप्त किया था। यानी मनु ईश्वर की एक संतान के रूप में थे, जिनको भगवान ने नियम कायदे बताए थे कि भाई किस तरीके से मनुष्य को पृथ्वी पर काम करना है, किस तरीके से रहना है। कहीं कहीं पर उनका उल्लेख कृतयुग के राजा के रूप में भी हुआ। कृतयुग माने जो चल रहा है कलयुग, उसमें एक राजा हुए हैं, तो मनु उनके बारे में उल्लेख भी मिलता है। इसका आभास तैत्तिरीय संहिता के निम्न कथन से होता है। तैत्तिरीय संहिता में लिखा है, यद किंचम मनुवरदत भेषजम, यानी कि मनु ने जो कुछ कहा है वह औषधि के समान है। तो ये एक प्रकार से तैत्तिरीय संहिता में ये वर्णन है कि यद किंचम मनु रवदत्त भेषजम, यानी कि मनु ने जो कुछ भी कहा है वह औषधि के समान है। अगर गृह सूत्रों की बात की जाए, घर कैसे चलाना है, नियम कायदे कैसे चलाने हैं, अगर मनु स्मृति आप पढ़ेंगे तो मनु स्मृति में एक व्यवस्थित जीवन जीने की शैली का विशेषतः उल्लेख किया गया, विशिष्टतया उल्लेख किया गया, बहुत ही ज़बरदस्त उल्लेख किया गया है। और मनु स्मृति ही नहीं बल्कि तमाम प्रकार की स्मृतियाँ भी लिखी जा रही थी। स्मृति काल एक दौर में आया इतिहास में। स्मृतियाँ कई प्रकार की होती, जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति हो गई, या ऐसे तमाम प्रकार के जो है गृहसूत्र, तमाम प्रकार की स्मृतियाँ लिखी जा रही थी, जिसमें परिवार कैसे आगे बढ़ता है, जो है देश कैसे चलना चाहिए, राजनीति या तमाम प्रकार के विचारों को लेकर के दिया करते थे। तो ये थे मनु के बारे में कुछ ये बातें हमने आपको बताई। अगला पॉइंट, मनु के राजनीतिक विचार, हेडिंग डालेंगे। देखिए, मनु के राज दर्शन के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। मनु ने जो राज दर्शन, राज माने होता है पॉलिटी से रिलेटेड, यानी राज काज के लिए जो दर्शन दिया या उनका विचार जो था राजनीति को लेकर के, वो क्या था? पहला विचार था राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत का समर्थन करते हैं। ये मनु स्मृति जो ग्रंथ है, इसके 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत यह कहता है कि राजा जो है वो भगवान के द्वारा भेजा गया है पृथ्वी पर, और उसमें कुछ दैवीय सत्ता होती है। राजा की बात को जनता को मानना चाहिए, राजा को एक भगवान के रूप में देखा जाना चाहिए। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत यह कहता है, इसके मतानुसार सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था काफ़ी भयंकर थी, यानी जब सृष्टि बनी तो उसकी अवस्था काफ़ी भयंकर थी। उस समय न राज्य था कोई, और ना ही उस राज्य मतलब ना ही कोई राजा था। राज्य नहीं था तो उसका राजा भी कोई नहीं था। यानी उस समय जब पहली बार एक प्रकार से मनुष्य आया तो राजा भी नहीं था, कोई राज्य भी नहीं था। लोगों की आसुरी प्रवृत्ति मतलब लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे, खुल करके खेलने का अवसर मिलता था। ऐसी स्थिति में ईश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए राज्यपति यानी राजा की व्यवस्था करी, और ईश्वर ने ही या भगवान ने ही या देवताओं ने ही राजा बना करके पृथ्वी पर भेजा, ताकि वह राजा दुष्टों से सज्जनों की रक्षा कर सके। ठीक है, और इस वजह से एक राजा को यहाँ पर पृथ्वी पर भेजा गया, जो पृथ्वी पर आकर के यानी देवताओं के एक पैगंबर के रूप में, या देवताओं के एक संदेशवाहक के रूप में, या देवताओं के एक अंश के रूप में धरती पर राज करता था। ठीक है, मनु कहते हैं कि राजा सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन और अग्नि सृष्टि की इन 8 सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तियों और तत्वों से समन्वित होता था। यानी जिसको राजा बना करके भेजा गया उसमें सूर्य का तेज, चंद्रमा का तेज, यम का तेज, कुबेर का, इंद्र का, वरुण का और पवन और अग्नि, इन सभी का तेज पुंज मिल करके तब जाकर के एक व्यक्ति को राजा बनाया गया। वह राजा पृथ्वी पर आया। जिस प्रकार ये शक्तियाँ अपने गुण विशेष से समस्त सृष्टि पर शासन करती हैं, चाहे वो चंद्रमा की बात करें, सूर्य की बात करें, यम, कुबेर, दिक्पाल, इंद्र, वरुण, पवन, अग्नि, ये सब अपने आप में माहिर है, हर एक क्षेत्र में अपने आप में एक माहिर ये सब हैं देवी देवता। तो इन सभी के मिलने से एक पृथ्वी पर राज करने के लिए एक राजा बनाया गया। ठीक है, सभी के गुण इस एक व्यक्ति में विद्यमान थे, वो बना राजा। उसी प्रकार राजा अपनी शक्ति से इस लोक पर शासन करता रहा, मतलब कि करता है, ऐसा बताया किसने? मनु ने। यानी मनु के अनुसार ये एक प्रकार सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन और अग्नि, ये सब राजा
को मतलब कि राजा में समन्वित हैं या राजा में समाहित हैं। ठीक है, मनु आगे कहते हैं कि चीज़ों को ध्यान सुनते रहेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। देखिए, मनु की मान्यता यह है कि राजा की रक्षा इन 8 देवताओं के उत्कृष्ट अंशों को लेकर के की गई है। 8 कौन से देवता मैंने आपको बताया, जिसमें यम, कुबेर, अग्नि, ठीक है, सूर्य, चंद्र, ठीक है, वरुण, ये सब। इसके कारण है कि राजा न केवल एक देवता है, वरन इनमें से प्रत्येक देवता से महान है। या चूंकि प्रत्येक देवता में एक ही क्वालिटी होती है, लेकिन एक राजा में उन समस्त देवताओं की क्वालिटी विद्यमान होती है। राजा अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विविध रूप धारण करता है। विविध माने अनेक रूप धारण करता है। राजा कभी भेष बदल करके अपनी प्रजा के बीच में जाता है, कभी युद्ध करने के लिए लड़ाई के भेष में आता है, कभी वह एक दानवीर के रूप में एक ब्राह्मण भी बन जाता है, कभी वह एक प्रकार से यज्ञ वगैरह करता तो ब्राह्मण का चोला पहनकर करता है। इस तरीके से वो अलग अलग रूप धारण कर सकता है। अतएव राजा का विरोध नहीं किया जाना चाहिए जनता के द्वारा। धर्म के अनुकूल राजा कुछ भी व्यवस्था करे, अगर राजा जो धर्म में बताई गई धर्म में बताई गई चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग कोई व्यवस्था करता है, कोई सिस्टम लाता है राजा, तो उसका कभी भी अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए, यानी प्रजा के द्वारा उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। अगर राजहित में कोई काम राजा कर रहा है, प्रजा को अनिवार्य रूप से शासन की इच्छाओं का पालन करना चाहिए, ऐसा मनु कहते हैं। क्योंकि राजा की इच्छा जो है वो ईश्वर की इच्छा से प्रेरित होती है, यानी ईश्वर की इच्छा से ही राजा कोई काम करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ऐसा मनु का मानना है। पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा प्रतिपादित दैवीय सिद्धांतों की भांति मनु ने राजा को निरंकुश सत्ता नहीं प्रदान करी है, यानी कि राजा को ऐसा भी नहीं किया है कि हैं स्वतंत्र न सिर पर कोई और भावहि मन ही करहि जोई सोई। ऐसा भी सत्ता या निरंकुशता राजा को प्रदान नहीं करते मनु, जो कि एक प्रकार से जो राजा का मन हो करे। राजा पर अंकुश भी है, यानी एक प्रकार से निरंकुश राजा नहीं है, राजा पर अंकुश है। राजा धर्म सम्मत तरीके से काम करना एक प्रकार से उसके लिए अनिवार्य बताया गया है। लेकिन पाश्चात्य विचारक राजा को निरंकुश बता देते हैं, यानी कि पाश्चात्य विचारक जो पश्चिम के विद्वान हैं, उन लोगों ने जब दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात करी तो उन्होंने राजा को निरंकुशता प्रदान करी, लेकिन मनु राजा को निरंकुशता प्रदान नहीं करता है, बल्कि राजा को धर्म के अधीन रखा है और इस बात पर बल दिया है कि राजा सदा प्रजा का पालन करेगा और उसकी रक्षा करेगा। ठीक है, ये राजा का कर्तव्य होगा कि प्रजा उसके जो है राज्य में सुखी रहे, प्रजा का पालन पोषण हो, प्रजा की रिक्वायरमेंट पूरी हो। ठीक है, मोटवानी नाम के विद्वान कहते हैं कि राजा को समझना चाहिए कि वह धर्म के नियमों के अधीन है। राजा को इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि धर्म क्या कहता है किसी मुद्दे को लेकर के। कोई भी राजा धर्म के विरुद्ध व्यवहार नहीं कर सकता। धर्म राजाओं और मनुष्यों पर एक समान ही शासन करता है, राजा पर भी वही धर्म लगेगा और मनुष्य पर भी वही लगेगा। इसके अतिरिक्त राजा राजनीतिक प्रभु जनता के अधीन है। वह अपनी शक्तियों के प्रयोग में जनता की आज्ञा पालन की क्षमता में निहित है, यानी कि राजा निरंकुश नहीं है, ऐसा मोटवानी कहते हैं कि ऐसा मनु के राजा की बात हो रही है। राज्य की प्रकृति कैसी बताते हैं मनु। राज्य की प्रकृति को लेकर के भी अपने विचार मनु ने दिए। देखें, प्रश्न आपसे पूछा जाता है यही सब आते लघुत्तरी में कि राज्य की प्रकृति को लेकर के मनु के विचार दीजिए, तो ऐसे में छोटे छोटे विचार आपको लिख सकते हैं। देखिए, मनु ने राज्य को सप्तांग माना है, यानी कि राज्य के 7 अंग होते हैं, अर्थात राज्य सावयव होता है। सावयव माने होता है शरीर, मतलब राज्य एक सावयव है, एक शरीर है जिसके 7 अंग है। जैसे कि हमारे शरीर में आँख, कान, नाक, त्वचा, पैर, हाथ, ठीक है, ये सब तमाम प्रकार के अंग मिल करके तब हमारा मनुष्य का शरीर बना है। ऐसे ही जो एक राज्य होता है वह एक शरीर की भांति होता है। मनुस्मृति के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 294 में लिखा है, इसमें एक प्रकार से 7 अंगों के बारे में, राज्य के 7 अंग होते हैं उसके बारे में बताया गया है। पहला अंग है स्वामी। स्वामी माने सीधा सीधा राजा। दूसरा है उसका मंत्री, जिससे सलाह लेता है राजा समय समय पर किसी मुद्दे को लेकर के। हर एक एरिया का मंत्री, हर एक सेक्टर का मंत्री नियुक्त किया जाता है। तीसरा होता है पुर। पुर माने होता है जहाँ पर एक प्रकार से मतलब एक दुर्ग मान करके चलो, ठीक है, दुर्ग माने किला मान करके चलो, तो वो होता है। तीसरा होता है राष्ट्र, ठीक है। चौथा होता है कोष। कोष माने होता है खजाना वगैरह, संचित निधि।
और इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है या धर्म के खिलाफ काम करता, जो राज्य का नियम है उसके विरोध काम करता है विरुद्ध, तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी है। इसके अलावा राज्य का एक मित्र भी होता है, यानी कि राजा का मित्र भी होना चाहिए। ठीक है, ये 7 राज्य प्रकृतियां हैं या राज्य के अंग हैं। इसे युक्त या संयुक्त रूप से सप्तांग कहा जाता है। तो यही राज्य के सप्तांग है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत किसने दिए हैं? राज्य की मतलब की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए मनु ने दिए हैं। मनु के बाद में राज्य के सप्तांग सिद्धांतों को कौटिल्य भी इन्हीं 7 सिद्धांतों को बताते हैं। कौन कौन से? स्वामी, मंत्री को अमात्य कहा जाता है, 1 2 3 पुर यानी दुर्ग या किला या पुर, राष्ट्र चौथा, कोष आपका 5वां, दंड आपका 6ठा और 7वां आपका मित्र। इस तरीके से ये 7 अंग मिलकर के एक राज्य रूपी शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान। मनु शासन के एक ही रूप राजतंत्र को स्वीकार करते हैं, यानी कि मोनार्की जो है उसी को मनु कहते हैं कि मोनार्की ही होनी जरूरी है, यानी कि राजतंत्र जरूरी है। राजा का लड़का ही राजा बनेगा चूंकि उसमें दैवीय अंश होते हैं। और राज्य की इन 7 प्रवृत्तियों में राजा या स्वामी को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी स्वामी इनके राज्य के तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण होता है, फिर उससे नीचे मंत्री, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके चीज़ें होती है। अच्छा, राज्य के कार्य क्या क्या थे मनु के अनुसार? मनु राज्य के कार्य को लेकर के कहते हैं, क्या कहते हैं? मनु ने अपने विचार दर्शन के अंतर्गत राज्य के कार्यों का वर्णन किया है। इन्होंने राजा के निम्न 8 महत्वपूर्ण काम बताए हैं। कौन कौन से? पहला काम बताया आदान अथवा कर वसूलना। आदान माने क्या होता है? प्रजा से कर वसूलना। प्रजा कोई काम कर रही है तो वो टैक्स दे, ठीक है, जैसे कुछ कमा रही तो कुछ पैसे संचय निधि में दे, यानी टैक्स वसूलना। दूसरा काम विसर्ग अथवा कर्मचारियों को वेतन आदि का भुगतान करना, यानी जो कर्मचारी वगैरह हैं उनको वेतन देने को हम विसर्ग कहते हैं। आदान कहते हैं कर वसूलने को। ठीक है, तो आदान माने क्या होता है? हिंदी में प्रश्न, मतलब इसमें प्रश्न आपसे पूछते हैं आदान का तात्पर्य, तो कर वसूलना। विसर्ग यानी कि कर्मचारियों को वेतन आदि का भुगतान करना, उसको विसर्ग कहते हैं एक शब्द में। तीसरा काम होता है राजा का प्रेषण। प्रेषण माने होता है दूत को शासन या शास्त्र के अनुकूल राज्य करने के लिए भेजना। अलग अलग जगहों पर दूत को भेज करके ताकि एक प्रकार से शासन कैसे सही तरीके से किया जा सके, तो इसके लिए तैयार करना। इसके अलावा शासन के विरुद्ध कार्यों का प्रत्याग करना, यानी ऐसे काम जो कि शासन के विरुद्ध हैं उन कार्यों को ना करना राज्य का कार्य होगा। इसके अलावा किसी विषय में बहुमत होने पर राज्य आज्ञा के अनुसार काम करना। अगर किसी विषय पर बहुमत है और उसके बाद राज्य की आज्ञा ले, उसके बाद में कोई काम करें। इसके अलावा राज्य का काम होता है व्यवहार यानी अर्थात अभियोगों का निर्णय करना। ठीक है, इसके अलावा दंड ग्रहण करना, अर्थात शत्रु से अपराध के अनुसार दंड स्वरूप धन ग्रहण करना, यानी कि अगर शत्रु ने कुछ किया है, कोई अपराध किया है तो उसको दंड दे करके, दंड में क्या किया जाए? जुर्माना कर दिया जाए कि वो धन दे कुछ। ठीक है, उसको बंदी बनाने से कोई मतलब नहीं, उसको उस पर टैक्स लगा दो या टैक्स ज़्यादा कर दो या धन उससे ज़्यादा ले लो। ठीक है, शुद्धि अर्थात पापियों को प्रायश्चित कराना, यानी जो पापी व्यक्ति हैं उनके लिए प्रायश्चित की व्यवस्था भी करना। ये सब राज्य के काम हो सकते हैं। तो राज्य के काम मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा और भी राज्य के काम है। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। वैसे स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, आपके लिए व्यवस्था कर दी गई। अगर आपको इन सभी का PDF प्राप्त करना है तो PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। SMS करिएगा 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है। ठीक है, इस नंबर पर आपको SMS करना है अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आपको भेज देने हैं। जैसे ही ये सब्जेक्ट वगैरह के नाम आप लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। उस ग्रुप में आपको बता दूं कि जब भी क्लास होगी तो उसकी लाइव क्लास की लिंक जाएगी। उसके बाद में प्लेलिस्ट बनेगी, प्लेलिस्ट की वीडियो की लिंक आपको मिलेगी। PDF नोट्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के आपको। ठीक है, PDF नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर और तमाम प्रकार के जैसे मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, संग्राम क्लास अभी होने वाली सभी की तैयारी हो रही है। MCQs की भी, ठीक है, और लिखित की भी, सभी की तैयारी बहुत ही विधिवत तरीके से आपकी हो जाएगी। MCQs प्लस लिखित सभी की तैयारी बहुत विधिवत तरीके से होने वाली है। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हो फटाफट से जुड़ जाइएगा। मात्र 100 रुपीज़ में आपके जैसे 2 सब्जेक्ट आपके हैं, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, दोनों की तैयारी, और प्लस में आपका एक पेपर होता है को-करिकुलर का। को-करिकुलर में आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना है, तो उसकी भी तैयारी इसी 100 रुपये में आपकी करवा दी जाएगी। ठीक है, तो आपको कहीं पर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फटाफट से SMS करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ। 91 61 93 60 62 पर SMS करें, नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट में, और मात्र 100 रुपीज़। अगर आप किसी नहीं चलाते तो किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हो। चले, ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। राज्य के कार्य की अगर बात की जाए तो राज्य का कार्य आपका हो गया था ये,
इसके अतिरिक्त मनु ने राज्य के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आंतरिक शांति स्थापित करना और भी तमाम काम बताए हैं, जिसमें आंतरिक शांति हो गया। ठीक है, क्या करना भैया, आंतरिक शांति स्थापित करना, बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना, नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निर्णय करना। राज्य के सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य बताए हैं कि नागरिकों के पारस्परिक विवाद, यानी आपस में अगर नागरिक लड़ भिड़ रहे हैं तो उनको सुलह करवाना। ठीक है, आंतरिक शांति स्थापित करना ताकि घर के अंदर या देश के अंदर लोग झगड़ा लड़ाई ना करें राज्य के अंदर। बाहरी आक्रमण अगर हो तो उससे देश की रक्षा करने का कर्तव्य भी राजा के पास ही होता है। ठीक है, ये तमाम प्रकार के काम राज्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हैं। इसके अतिरिक्त मूल्यों को नियंत्रित करना, विभिन्न समुदायों के बीच होने वाले झगड़ों का निपटारा करना, ये भी राज्य का काम है। वैश्यों तथा शूद्रों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश करना भी राज्य के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता था कि जो वैश्य हैं वो बनियागिरी करें, वो व्यापार करें, शूद्र हैं वो जो है और भी काम में संलग्न हो, उनके लिए तैयार करना, प्रिपेयर करना। राजा को शिक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए और शिक्षकों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि टीचर जो हों वो उच्च क्वालिटी के हों, ताकि उस देश की जनता पढ़े लिखे और समझदार हो। उसे संतान विहीन स्त्रियों, राजा को विधवाओं और रोगग्रस्त स्त्रियों की देखभाल करनी चाहिए राजा को। ऐसे स्त्रियां जो है संतान विहीन है, जिनके संतान नहीं, उनकी देखभाल करना, विधवाओं की देखभाल करना और रोगग्रस्त जो स्त्रियां हैं, ऐसे स्त्रियां जिनको रोग है कोई, उनकी देखभाल करने के लिए राजा को व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार मनु के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक है। एक राजा को बहुत सारे काम करने के लिए कहा गया है। तो ये सारे काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, नोट डाउन कर सकते हैं आप, इसको लिख भी सकते हैं। इसका PDF जल्द ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ग्रुप से जुड़ेंगे तभी PDF आपको मिलेगा। वस्तुतः मनु के द्वारा चित्रित राज्य एक कल्याणकारी राज्य है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बौद्धिक यानी जो है, अगर बात की है इंटेलिजेंस, नैतिक यानी मोरल, आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल, ठीक है, तो मोरल, इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर लेने का अवसर मिलता है प्रत्येक व्यक्ति को राज्य में या राजा के द्वारा। ठीक है, तो ये एक राज्य के एक प्रकार से क्या होते हैं, एक कर्तव्य होते हैं एक राजा के, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो एक राजा के कर्तव्य हो गए। राजा के कर्तव्य की अगर बात की जाए, देखें राजा के कर्तव्य, मनुस्मृति के अनुसार राजा को अपनी सुरक्षा के लिए पहाड़ी दुर्ग में निवास करना चाहिए। नहीं, राजा को राजमहल में नहीं बल्कि किसी पहाड़ी पर एक दुर्ग या किला बनवाना चाहिए और उसी किले में रहना चाहिए ताकि जनता को, मतलब कि जनता से मिले लेकिन शत्रु को ना पता चले कि राजा रहता कहाँ है। दुर्ग को शस्त्रों, धन धान्य, वाहन, मतलब कि ब्राह्मणों, कारीगरों, यंत्रों और इसके अलावा चारा और जल से परिपूर्ण रखना चाहिए। यानी वाहन, धन धान्य हो, ठीक है, ब्राह्मण वगैरह हों, उसमें राज्य में कारीगर हों, यंत्र हो, बहुत सारे चारे हों, जलपान की व्यवस्था हो। ठीक है, उसे श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न स्वजातीय शुभ लक्षणों वाली रूप और गुण से युक्त स्त्री से विवाह करना चाहिए राजा को। ठीक है, उच्च कुल की हो, श्रेष्ठ और शुभ लक्षणों वाली स्त्री से राजा को विवाह करना चाहिए ताकि ऐसी मानसिकता वाली स्त्री से विवाह बिल्कुल ना करें जो कि एक प्रकार से आपको दिन रात डिमोटिवेट ही करे। ऐसी स्त्री से विवाह करने के लिए यहाँ पर मनु ने कहा जो कि एक प्रकार से शुभ लक्षणों वाली हो, जिसका रूप सुंदर हो, जो एक प्रकार से अनेक गुणों से संपन्न हो, पॉलिटिकल साइंस की जानकार भी हो। ठीक है, युद्ध में उसे नहीं भेजना चाहिए तथा दंड के द्वारा लोगों को बस में रखना चाहिए, यानी कि स्त्री को युद्ध में नहीं भेजना चाहिए अपनी। ठीक है, इस तरीके से तमाम प्रकार की बात राजा के लिए बताई गई है। राज्य की रक्षा करना राजा का सबसे पहला कर्तव्य होगा, यह भी बताया गया है। प्रजा पालन करना ही राजा का सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म होता है। राजा को कार्य के अनुसार कठोर और मृदु होना पड़ता है। अलग अलग कार्य या सिचुएशन के हिसाब से राजा को कठोर और मृदु बनना पड़ता है। युद्ध करने के क्षेत्र में राजा को कठोर बनना पड़ता है और जनता के बीच में एकदम से सरल स्वभाव के रूप में आना पड़ता है। संक्षेप में मनु कहते हैं कि राजा का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य दंड धारण कर प्रजा की रक्षा करना। ठीक है, दुष्टों को दंड देना ये कर्तव्य होता है राजा का, और जो एक प्रकार से विद्वान है उनको आश्रय देना। ठीक है, प्रजा की रक्षा करना। मनु के अनुसार दंड ही धर्म और दंड ही राजा है। मनु कहते हैं क्या, दंड ही धर्म और दंड ही राजा है। किसने कहा? मनु ने कहा। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा गया है। जब सब सोए रहते हैं दंड जागता रहता है, ऐसा भी मनु ने कहा। ठीक है, शासन की अगर बात की, शासन को लेकर मनु के क्या विचार है? मनु कहते हैं कि शासन का मुख्य ध्येय धर्म होता है, अर्थ काम की प्राप्ति। क्या होता है मुख्य उद्देश्य एक राज्य का? ठीक है, शासन का धर्म
अर्थ और काम, धर्म अर्थ काम, ये तीन पुरुषार्थ होते जीवन के। इसी के बाद में व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। तो धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का समन्वय करना ही एक राज्य का कर्तव्य होता है, शासन का उद्देश्य होता है। अतः शासक को मंत्रियों के परामर्श से इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार शासक को अप्राप्य को प्राप्त करना चाहिए, यानी जो प्राप्त करने योग्य ना हो उसको प्राप्त करना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म मतलब होता है धारण करना या अपने जो है कर्म को करना, जो आपका कर्म है उसको करना ही धर्म कहलाता है। अर्थ माने होता है रुपया पैसा कमाना, तो अपने धर्म में बताए हुए मार्ग पर चल करके रुपया पैसा कमाएं। किसी का गला काट करके पैसा कमाना हो तो ना कमाएं, 2 नंबरी पैसा बिल्कुल भी ना कमाएं, ठीक है। तो वो होता है आपका अर्थ। काम क्या होता है? काम माने होता है अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना। जब आप धर्म में बताए गए मार्ग पर चल करके अपने जीवन की इच्छाओं की पूर्ति करते हुए काम होता है, और अर्थ की प्राप्ति करेंगे तभी आपके काम की पूर्ति होगी, यानी आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, ठीक है। तो इन तीनों के पूर्ण हो जाने से व्यक्ति को जीवन का अंतिम और चरम और परम लक्ष्य मिल जाता है, जिसको आप मोक्ष कहते हैं। आवागमन के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अतः शासकों को मंत्रियों के परामर्श से इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार शासक को अप्राप्य को प्राप्त करना चाहिए, जो कुछ प्राप्त है उसकी रक्षा करनी चाहिए। रक्षित वस्तु की वृद्धि करने के लिए लगातार मोटिवेट होना चाहिए। जो वृद्धि हो उसे सुपात्रों में दान कर देना चाहिए, यानी जब वृद्धि हो संचित निधि में, तो जो सुपात्र हो, जो दान देने योग्य हो, उनको दान देना चाहिए। इस प्रकार मनु के अनुसार 4 सूत्रीय शासन नीति का पालन करना चाहिए। शक्ति और वैध उपायों के द्वारा अर्जित करना चाहिए, ठीक है। रक्षा करना चाहिए, वृद्धि करना और सुपात्रों में दान करना, ये सब एक प्रकार से चाहिए। राजा को पिता के तुल्य प्रजा का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्रों की देखभाल करता है, ऐसे एक राजा को अपनी प्रजा की देखभाल करनी चाहिए, ऐसा मनु कहता है। मंत्रिपरिषद के बारे में भी मनु के विचार अपने हैं। मनुस्मृति में मंत्रिपरिषद के लिए सचिवान शब्द का प्रयोग किया गया। किस शब्द का बेटा? सचिवान शब्द का प्रयोग किया गया है। मंत्रिपरिषद की आवश्यकता बतलाते हुए मनु लिखता है कि किसी व्यक्ति के लिए सरल कार्य भी अकेले संपादित करना कठिन है, अतः महान फल देने वाला राज्य कार्य तो अकेले राजा के द्वारा चलाया ही नहीं जा सकता। यानी कि किसी व्यक्ति के लिए सरल कार्य भी अकेले संपादित करना कठिन होता है, इस वजह से सभी को मिल करके काम करना बहुत जरूरी है, ऐसा मनु कहता है। अतएव राजा को शासन कार्यों के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि मंत्री लोग जो है वो राजा को सलाह दे, ताकि राजा उचित निर्णय लेने में सफल हो पाए। चूँकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, चाहे वो राजमा ही क्यों ना हो, अगर ऐसा कहें तो, ठीक है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, कैसे? क्यों? चाहे वो राजमा ही क्यों ना हो, ठीक है। राजमा थोड़ा सा बड़ा होता है, तो चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, अकेला है चूंकि, तो वो एक प्रकार से कुछ नहीं कर पाएगा बिना मंत्रियों के। तो इसलिए मंत्री होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मंत्री का होना बहुत जरूरी है। मनु कहते हैं कि वंश क्रमागत शास्त्र ज्ञाता, सूरवीर, शस्त्र निपुण, और इसके अलावा साक कुल उत्पन्न, यानी अच्छे कुल में उत्पन्न हो, शस्त्रों में निपुण हो, सूरवीर हो, शास्त्रों का जानकार हो, ठीक है। 7-8 व्यक्तियों को राजा के द्वारा मंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो कि एक प्रकार से वंश क्रमागत शास्त्र ज्ञाता हो, वंश के अकॉर्डिंग शास्त्र को जानते हों, सूरवीर हों, शस्त्रों में निपुण हों और उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हों, उनको मंत्री बनाना चाहिए अलग अलग क्षेत्रों का, ठीक है, मनु कहता है। आगे आगे मनु भी कहते हैं, मनु आगे कहते हैं कि योग्यता के अनुसार मंत्रियों के विभागों का वितरण किया जाना चाहिए। सूर, दक्ष एवं कुलीन सदस्यों को वित्त विभाग, सूची आचरण की विशेषता से युक्त सदस्य को रत्न खानी विभाग तथा अंतर्निवेश विभाग, संपूर्ण शास्त्रों को ज्ञाता, मनोवैज्ञानिक, अंतःकरण से शुद्ध, चतुर तथा कुलीन व्यक्ति को संधि विग्रह विभाग तक का अधिष्ठाता बनाया जाना चाहिए। मंत्रिपरिषद के अमात्य नाम के सदस्य को दंड विभाग यानी सेना विभाग, और राजा को राष्ट्र और कोष अपने अधीन रखना चाहिए। इस तरीके से तमाम प्रकार की बातें एक राजा को लेकर के, एक मंत्री को लेकर के मनु बताते हैं। इन मंत्रियों में से एक विद्वान तथा धर्मादि युक्त ब्राह्मण को मुख्य पद प्रदान करना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह ब्राह्मण ही है, और ब्राह्मण जो होता है वही एक प्रकार से उच्च बुद्धि वाला होता है, और वो जब एक प्रकार से उच्च गद्दी पर बैठता है तो वह एक प्रकार से सभी को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाने में सक्षम होता है, ठीक है।
शासन की नीति को कार्य रूप देने के लिए राज्य को या राजा को अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। इसके अलावा कानून और न्याय व्यवस्था को लेकर के भी मनु अपने विचार देते हैं। मनु कहते हैं, मनु के अनुसार राजा को राज्य में न्यायोचित दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा कुल, जाति, गण और जनपद से विचलित व्यक्तियों को यथोचित दंड दिया जाना चाहिए। यह दंड की अगर बात की जाए तो यह दंड 4 रूपों में हो सकता है। पहला है आपका धिग दंड, दूसरा है वाग दंड, तीसरा है धन दंड, चौथा है वध दंड यानी कि मृत्यु दंड जिसको कहते हैं, धन का दंड दे दो यानी पैसा उसको ज़्यादा लगा दो। वाग दंड होगा डांट दो, फटकार दो। धिग दंड होगा उसको धिक्कार दो। इस तरीके तमाम प्रकार के दंड का प्रावधान है। कानून के स्रोत यानी कानून कैसे बनने चाहिए, कानून बनाने के क्या क्या नियम होने चाहिए, ये भी बताया मनु ने। कानून के स्रोत को लेकर के कहा, मनु ने वेद को ही कानून का महत्वपूर्ण स्रोत माना कि वेद से ही कानून बनते हैं। अन्य स्रोतों में स्मृतियों को साथ में लिया। वेदों में सज्जनों के आचार और सश्वास संतोष आते हैं, ठीक है, उनको शामिल किया कानूनों में। न्याय व्यवस्था की अगर बात की तो मनु ने 2 प्रकार के विवादों का उल्लेख किया। पहली बात हिंसा से उत्पन्न विवाद यानी कि हिंसा से उत्पन्न विवाद की बात करी, और दूसरी बात देने योग्य भूमि या धन ना देने से उत्पन्न विवाद। 2 प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं, या तो कोई व्यक्ति हिंसा करेगा तो विवाद उत्पन्न होगा, या फिर कोई देने योग्य भूमि होगी, या धन देने से उत्पन्न विवाद जो होता है, धन ना देने पर उत्पन्न विवाद जो होता है वो विवाद। 2 प्रकार के विवाद हो सकते हैं। मनुस्मृति में उल्लेख है कि यदि राजा स्वयं विवादों का निर्णय ना करे तो उसे एक विद्वान ब्राह्मण को नियुक्त कर देना चाहिए एक पद पर, जो कि एक प्रकार से विवादों का निर्णय करे। यह ब्राह्मण 3 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर के न्यायालय में विवादों का निर्णय करे कि भाई मामला क्या है, पूरा सुनवाई की जाए और उसके बाद में बहुमत से निर्णय लिए जाए। 2-3 विद्वान मिलकर के, 2-3 ब्राह्मण विद्वान मिलकर के उसकी बात को सुने। मनु के अनुसार न्यायाधीश ब्राह्मण ही होने चाहिए, यानी मनु कहते हैं कि न्यायाधीश जो हैं वो ब्राह्मण ही बनाए जाएं, क्योंकि ब्राह्मण ही जो होते हैं वो उच्च क्वालिटी की विद्वता रखने वाले होते हैं। शुरुआत से चूँकि विद्वान होते हैं, हर एक मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सफल होते हैं। न्यायाधीश ऐसे हों जो बाहरी चिन्हों, स्वर, वर्ण, संकेत और चेष्टाओं से मनुष्यों की आंतरिक भावों को जान सकें, ऐसे ब्राह्मणों को न्यायाधीश बनाया जाए। इसके अलावा राजकोष और अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो मनु इसमें भी अपने राय को रखता है। मनु कहता है कि कोष राज्य का प्राण होता है। संचित निधि में ही एक प्रकार से अगर बढ़िया धन है तो राजा बहुत अमीर होगा, राजा की बुद्धि भी ठीक ठाक होगी, लेकिन जब वही कोष कम हो जाए तो राजा का एक प्रकार से मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। सुचारू रूप से प्रजा पालन में तत्पर राजा को सनय सनय यानी कि धीरे धीरे अल्प मात्रा में कोष का संचय करना चाहिए, धीरे धीरे करके उसको अपना कोष वृद्धि करनी चाहिए ताकि जनता उसकी सुखी रह सके। राजा द्वारा प्रजा का शोषण सर्वदा वर्जित है, यानी राजा के द्वारा प्रजा का शोषण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। निर्धारित मात्रा से अधिक कर भी नहीं लगाना चाहिए जनता पर, जिससे जनता का एक प्रकार से जो है जनता को दिक्कत हो, जनता को दुख का सामना करना पड़े। ऐसे में एक प्रकार से इस बात को लेकर के उसने मना किया है। परराष्ट्र संबंध, दूसरे राष्ट्रों के साथ कैसा संबंध हो, इसको लेकर के मनु ने कहा। मनु ने परराष्ट्र, पर माने दूसरा, राष्ट्र माने देश, दूसरे देश से संबंध पर विचार करते हुए प्रमुख 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। पहला मंडल सिद्धांत, दूसरा 60 गुण नीति। ठीक है, मंडल सिद्धांत या 60 गुण नीति को आगे चल करके कौटिल्य भी बताते हैं, तो कौटिल्य के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो इसको दोनों के बारे में चर्चा कर लेंगे। राजा के मंडल सिद्धांत के आधार पर परराष्ट्र संबंध स्थापित करना चाहिए। मंडल सिद्धांत से अभिप्राय राज्य का प्रभाव क्षेत्र, यानी राज्य का अन्य राज्यों पर क्या प्रभाव है, अन्य देशों पर क्या प्रभाव है। इसका केंद्र बिंदु राज्य को बीजिगीसु राज्य कहते हैं। बीजिगीसु राजा को चाहिए कि वह शत्रु राजाओं से अलग अलग या मिल करके साम, दाम, दंड और भेद, इन तमाम उपायों के द्वारा पुरुषार्थ और नीति से उन सबको अपने बस में कर ले। किसी को पैसा दे करके, किसी को मना करके, किसी के यहाँ विवाह शादी करके, किसी से शत्रुता करके, किसी पर विजय प्राप्त करके, तमाम प्रकार के जो है मतलब किसी भी तरीके से अपने एरिया फिक्स करे, ताकि कुछ मित्र राज हों, कुछ शत्रु राज हों, कुछ मित्र के मित्र हों, कुछ शत्रु के शत्रु हों। इस तरीके से पूरा का पूरा ये मंडल बनता है। ठीक है, मनु ने परराष्ट्र संबंध में राजा के द्वारा कार्य करने की 6 नीतियों को मान्यता दी है। ये 6 नीतियां हैं। पहली है संधि, संधि के द्वारा, दूसरा विग्रह अलग होकर के, तीसरा यान, चौथा आसन, फिर द्वैधी, फिर भाव, द्वैधी भाव और संश्रय। इस नीति का पालन करने को राजा
अपने हानि लाभ का विचार करके करना चाहिए कि हमको कौन सी नीति पालन करेंगे तो हमको क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। इसको करके एक प्रकार से राजा को अपने राज्य के बारे में नीतियाँ बनानी चाहिए। तो इस 60 गुण नीति और मंडल सिद्धांत ये कौटिल्य ने भी दिए हैं और कौटिल्य के बारे में इसको लेकर के पूछा जाता है। तो वो जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में यानी अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे, जिसमें हम कौटिल्य के विचारों को देखेंगे। ठीक है, तो अगला लेक्चर आपका कौटिल्य वाला जल्द ही आ रहा है, जिसमें मंडल सिद्धांत के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये अगला चैप्टर आपका होगा कौन सा, कौटिल्य के राजनीतिक विचार चैप्टर 2। कौटिल्य के राजनीतिक विचारों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए।